में आप हर रोज लोकसभा चुनाव से जुड़े अलग अलग पहलुओं को सरल अंदाज में ग्राफिक्स के जरिए और मेहमानों के विश्लेषण के जरिए जान पाते हैं। देश में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब 19 अप्रैल को जनता ईवीएम में अपने फैसले का बटन दबा देगी। लिहाजा 7 चरणों लंबा लोकसभा चुनाव अब दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम राजस्थान में दूसरे चरण की 2 अहम सीटों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और ये 2 सीटें हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर और जालौर सिरोही। दोनों सीटें अलग अलग वजहों से या कुछ कहें कि कुछ नायाब वजहों से इस बार चर्चित हैं और यहां बन रहे नए सियासी समीकरणों के चलते प्रचार से लेकर नतीजों तक पर सबका ध्यान रहेगा। तो दोनों सीटों का संपूर्ण चुनावी हिसाब किताब आज आपके सामने होगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहां चुनावी मुकाबले का क्या हाल है, क्यों ये हॉट सीटें बन गई हैं, किन किन बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव में जालौर और बांसवाड़ा से तय होने जा रहा है। इस चुनाव में यहां से दोनों सीटों पर कौन कौन से बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं और कौन से बड़े दिग्गजों की भी किस्मत यहां से तय होगी और उनका भी क्या चुनावी साख दांव पर है, इसका भी जवाब हम जानेंगे। और सबसे अहम, जाति की राजनीति और कौन से मुद्दे इन सीटों पर परिणाम 4 जून को तय करने जा रहे हैं, इस सब कुछ अगले आधे घंटे में डिकोड करेंगे। आपको पहले ग्राफिक्स दिखाएंगे और उनके जरिए आप समझ पाएंगे कि दोनों सीटों पर मोटे तौर पर क्या चुनावी अंगणित कहता है और क्या सियासी भूगोल यहां पर है। दूसरे चरण की 2 अहम सीटें आप जान लीजिए, बांसवाड़ा और जालौर। बांसवाड़ा एसटी आरक्षित सीट कही जाती है। बीजेपी और बाप के बीच सीधी टक्कर होगी यहां भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच में। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में से 3 बार बीजेपी बांसवाड़ा में जीती है। 8 विधानसभाओं में, जो 2023 विधानसभा उसमें 5 कांग्रेस के खाते में गई, 2 बीजेपी और 1 बीएपी। तीसरी बार बीजेपी ने लगातार लोकसभा प्रत्याशी इस सीट पर बदला है। आपको जालौर का भी दिखाएंगे किस तरह से जालौर में मुकाबला खड़ा हुआ है, वहां का भी आप चुनावी हिसाब किताब जानेंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो बांसवाड़ा एसटी आरक्षित थी। जालौर सिरोही की आप को रुख कर लेते हैं। आपकी डेमोग्राफी देख लीजिए। हिंदू आबादी 95 से 100%, मुस्लिम 0 से 5%, ये सब सेंसस का डेटा है। दलित आबादी करीब करीब 20% है और आदिवासी अगर देखें तो 16.5% आदिवासी यहां पर है। ग्रामीण आबादी 87% है और शहरी आबादी 13% है। तो एक तरह से कहें कि रूरल एरिया ज़्यादा है जालौर सिरोही में। यहाँ पर ग्रामीण सीट एक तरह से कही जाएगी और डिसाइडर रूरल वोटर रहता है। नेक्स्ट ग्राफिक के भी जरिए आपको कुछ और जानकारी देंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर का हाल देख लेते हैं। 2009 में कांग्रेस जीती, 14-19 में बीजेपी जीती है। कांग्रेस के पास करीब करीब गढ़ एक तरह से कहें उसका एक ज़माने में रहा, 53% से ज़्यादा वोट शेयर था और अब बीजेपी के पास करीब करीब 50% वोट शेयर इस सीट पर है। और वहीं पर आपको मुकाबला दिखाएंगे कि जालौर सिरोही का आप देख लीजिए। बीजेपी का गढ़ बन चुकी है सीट। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से यहां कमल खिल रहा है और यहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस मुकाबला है। 3 बार से सांसद थे देवजी पटेल, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और लुम्बाराम इस बार कांग्रेस के वैभव गहलोत के सामने होंगे। तो 8 विधानसभाएं यहां पर। 2023 में 4 पर बीजेपी जीती और 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। तो कभी कांग्रेस का गढ़ होती थी जालौर सीट, लेकिन अब बीजेपी का गढ़ है। ये आप देख लीजिए। तीनों लोकसभा चुनाव से बीजेपी के पास तीनों सीटें हैं। 56% के आसपास वोट प्रतिशत 2009 में, फिर 14 में 54% के आसपास और उसके बाद जो मुकाबला आपके सामने अगले चुनाव का भी है 2019। नेक्स्ट ग्राफिक के जरिए रुख करेंगे कि क्या और समीकरण यहां पर जो आदिवासी फैक्टर है वो बड़ा निर्णायक माना जाएगा दोनों ही सीटों पर। बांसवाड़ा चूंकि आदिवासी सीट एसटी रिजर्व्ड है और जालौर सिरोही में भी आदिवासी संख्या आपको जिस तरह से हमने बताई कि 16.5% के आसपास वहां पर भी है। तो चुनाव में प्रतिशत आप देख सकते हैं 2019 का ये बांसवाड़ा का चुनाव में अलग अलग पार्टियों का मिला हुआ वोट प्रतिशत है, उसके हिसाब से ये आपकी स्क्रीन पर। मेहमान हमारे साथ हर दिन की तरह खास मेहमान मौजूद होंगे। शैलेंद्र धाबाई बीजेपी स्पोक्स पर्सन होंगे और
यशवर्धन सिंह हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होंगे, कमल कुमार चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का रुख कर लेते, तीनों का ही बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, पहला सवाल आप ही से होगा। अब 2 सीटें हैं दूसरे चरण की, दोनों अपनी अपनी वजहों से बड़ी खासी चर्चित सीट हैं। जालौर की बात कर लेते हैं। आपका गढ़ है, एक तरह से कहें कि 4 चुनाव में 4 लगातार आपने जीता, पर बड़ा सवाल दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके 3 बार से सांसद थे देवजी पटेल, उनका टिकट आपने काटा, आप मुद्दा बना रहे हैं बाहरी बनाम स्थानीय का इस बार आपके प्रत्याशी के सामने, लेकिन इतिहास गवाह है कि यहां बाहरी प्रत्याशी जीतते रहा है। शैलेंद्र जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, हम किसी का टिकट काटते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टिकट को बदलती है, एक चुनावी रणनीति होती है। आपने देखा था जो हमारे सांसद देवजी पटेल थे, उनको विधानसभा में का टिकट दिया गया। और जहां तक रही अब बीजेपी के प्रत्याशी की बात, तो आप देखिए वो एक बहुत सरल, सहज और कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले एक किसान नेता हैं लुम्बाराम चौधरी जी, और जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच से शुरू किया, प्रधान रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, जिला अध्यक्ष रहे, संगठन में भी काम किया, और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, जो जालोर सिरोही के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में रहे। और जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही पैराशूट उतारा है, और पैराशूट अभी भी उन्होंने उतारा है, क्योंकि ये अब पूर्व सीएम मुख्यमंत्री जो रहे हैं अशोक गहलोत जी, जिनके बेटे को, वैभव गहलोत जी को टिकट दिया गया है, जो जोधपुर से हार गए थे, जहां अब वो जोधपुर से भाग के जालोर सिरोही आ गए हैं, और किस तरह से वहां पर प्रचार कर रहे हैं। और अब उनको अपनी जाति याद आ रही है। बताइए, पूर्व सीएम जो कहते थे कि मैं 36 कौमों का नेता हूं, पूरे राष्ट्रीय नेता हूं, और अब वो जाति के पर आ गए हैं। किस तरह से उनकी जो धर्मपत्नी है, उनका वीडियो वायरल हुआ, किस तरह से वो जाति के वोट मांगती दिखी, और किस तरह से उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जालोर सिरोही में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लगातार वो काम करती रही है, क्योंकि हमने ना केवल वहां सड़कों का निर्माण कराया, गरीब कल्याणकारी योजनाएं वहां पहुंचाई, नल से जल वहां पर दिया, सड़कों का भी निर्माण हुआ, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया, और एक बहुत बड़ी समस्या जो वहां की पानी की थी, उस पर भी काम जारी है। इसी वजह से हमने जल जीवन मिशन के तहत नल से जल देने का काम किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भयंकर भ्रष्टाचार किया और उसको, उस योजना को जो है धरातल पर उतरने नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर जालोर सिरोही की जो सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, सुलभ उपलब्ध है। अब इनको, वैभव जी को ढूंढने कहां जाएंगे, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि जोधपुर ये लड़े थे, तो जोधपुर के कार्यकर्ता कहते थे साहब जयपुर में तो मिलते ही नहीं, उनका पता ही नहीं रहता कहां रहते हैं, कौन सा ठिकाना है। तो उनका ठिकाना ही पता नहीं है, और किस तरह से जोधपुर के लोग ही ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो जालोर सिरोही के लोग भी उनको रिजेक्ट करके वापस उनको जयपुर ही भेज देंगे, क्योंकि ना वो जोधपुर में रहते हैं, ना वो जयपुर रहते हैं, पता नहीं कहां रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याणकारी योजना है, जो हमने महिला सशक्तिकरण किया है, एलपीजी गैस कनेक्शन दिए हैं, किस तरह से शौचालयों का निर्माण कराया है, किस तरह से बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने का काम किया है, और वो सारी बातें देखते हुए आप देखिए, जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है जालोर सिरोही का, और किस तरह से वहां विकास हो रहा है, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस पार्टी वहां बुरी तरह हारेगी, और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार जीतकर वहां अपना सांसद बनाएगी। ठीक है। अब हालांकि अब देखना ही होगा, क्योंकि आपका किस तरह से इंटरनल फीडबैक है, उसके आधार पे बीजेपी जैसा कहती है वो तय करती है कि सांसद को विधायकी लड़ाई गई, और अब वहां पर सीट जब खाली हुई तो वहां पर आपने दूसरे प्रत्याशी को उतारा है। अब यशवर्धन का रुख करेंगे। यशवर्धन जी, बांसवाड़ा सीट पर मैं आपसे बड़ा सवाल जानना चाहूंगा। पहली बार ऐसा होगा कि कुछ सीटों पर आपके प्रत्याशी नहीं देखने को मिल रहे। राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से नागौर की सीट को बीजेपी मुद्दा बना रही है कि वहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी खुद का नहीं उतार पाई, और बांसवाड़ा भी एक ऐसी सीट है। मतलब इस बार तो काफी कहेंगे कि चुनावी जोक्स भी ये चल रहे हैं कि ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस खुद कह रही है हमारे लिए वोट मत कीजिए, क्योंकि आपके प्रत्याशी ने नामांकन ही वापस नहीं लिया, अंडरग्राउंड हो गए, आपने समर्थन दिया बाप को। आपको लगता है कॉलिशन करना चुनावी राजनीति में जरूरत है, होती रहती है, बीजेपी भी कॉलिशन करती है, एनडीए अलायंस है उनका भी, लेकिन आपने देरी की रणनीति के तहत,
बाप पार्टी लगातार बोलती रही कि आप जल्दी से अनाउंस कीजिए, लेकिन आपने नामांकन तक अनाउंसमेंट नहीं किया और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आप ही के प्रत्याशी आपके सामने कह रहे हैं कि मैं नामांकन वापस नहीं लूंगा। मनीष जी, वैसे तो मुझे पहले जालौर के विषय पे जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन चलिए आपने जालौर पर भी लौटेंगे क्योंकि बांसवाड़ा भी उतनी इंपॉर्टेंट सीट है। जी जी, तो बांसवाड़ा के विषय में जितने भी विधायक जीते हुए उसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक हैं। कांग्रेस और बीजेपी का अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो बीजेपी से लगभग दुगना वोट शेयर है। यानी बीजेपी को अगर 6 लाख वोट मिले हैं तो कांग्रेस और बीजेपी को करीब 11 लाख वोट मिले जी। तो वहां तो कोई मुकाबला है ही नहीं, सीधी सी स्पष्ट बात है। और हमारी जो रणनीति थी कि हम किस तरीके से कैंडिडेट को उतारते हैं, किस तरीके से विड्रॉ करवाते हैं, वो हमारा इंटरनल रणनीति थी। और जिस व्यक्ति ने पार्टी की बात नहीं मानकर अगर फॉर्म नहीं उठाया तो उसको हमने निष्कासित कर दिया। दूसरा, जैसे आपने बीजेपी के बारे में कहा कि साहब नागौर के विषय में कह रहे हैं, तो बीजेपी तो इस मामले में बोलने लायक नहीं है। 2019 में नागौर में इन्होंने खुद ने आरएलपी के साथ अलायंस कर रखा था, तो इस विषय पर तो इनको ये बोल ही नहीं सकते। और जहां तक रही बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात, तो आप ये देखिएगा वहां क्लीन स्वीप है। और जोरदार मजेदार बात यह है कि वहां के जिलाध्यक्ष साहब लाभचंद जी पटेल साहब, उन्होंने 1 महीने पहले महेंद्रजीत मालवीय के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल जी को एक लेटर लिखा कि साहब इस व्यक्ति ने 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मजेदार बात यह है कि कार्रवाई ये हुई कि उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला गया और बिल्कुल नहा धोलाकर, बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ बनाकर और ईमानदार घोषित कर दिया गया। और लाभचंद जी पटेल की स्थिति ये हो गई कि उन्हें अखबार में स्टेटमेंट देना पड़ा कि साहब हमने इंटरनल हमारी बीजेपी की एक वो करवा ली है जांच और उसमें हमने इनको निर्दोष पाया है। आप बताइए, इनको न तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जरूरत है, इनकी इंटरनली जांच हो जाती है और इंटरनली ये किसी को भी क्लीन चिट दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ये 3,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज वही व्यक्ति इनका प्रत्याशी है। और आज लाभचंद जी पटेल वगैरह को उसी के नारे लगाने पड़ रहे हैं कि साहब हमारा प्रत्याशी कैसा हो, महेंद्रजीत मालवीय जैसा हो। तो इनके साथ तो बड़ी भारी समस्या हो चुकी है। तो हम बांसवाड़ा डूंगरपुर क्लीन स्वीप कर रहे हैं, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। 11 लाख वोट विधानसभा के, इनके 6 लाख वोट है वहां पे। तो इसलिए वो कोई चर्चा का विषय लगता नहीं मुझे। हमें ज्यादा अगर चर्चा करनी है तो मैं शैलेंद्र जी की बात का फिर से जवाब देना चाहूंगा। मैं लौटता हूं यशवर्धन जी, मैं जालौर वाली सीट पर भी लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त पर कमल जी भी हैं। कमल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कमल जी का रुख कर लेते हैं। कमल जी, अब दोनों पार्टियों के स्पोक्स पर्सन को आपने सुना, आपको क्या लगता है क्या डिसाइडिंग फैक्टर इन सीट्स पर होने जा रहे हैं और अभी जो चुनावी बज़ है वो क्या है इन दोनों सीटों पर? क्योंकि अलग अलग वजहों से अपने आप में चर्चित सीटें हैं। बीजेपी अपनी वजहों से है, कांग्रेस की अपनी वजह, और इस बार तीसरी भी एक पार्टी बांसवाड़ा में बाप पार्टी। आपका क्या असेसमेंट है इन दोनों सीटों को लेकर? देखिए, जहां तक बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात है तो वो एक तरीके से आदिवासी बाहुल है और बाप पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो काफी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो जनता से कनेक्ट बना चुके हैं। और चूंकि बाप पार्टी एक आइडेंटिटी बेस्ड पार्टी है तो वहां से जुड़े हुए सारे ही लोग जो है वो एक मुश्त होके अपनी पार्टी, एक तरीके से अपनी जाति के लिए वोट करें, और क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि क्या ये जो वोट है जो कांग्रेस को परंपरागत मिलते थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट चाहे वो डमी खड़े हैं लेकिन उनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो एक प्रश्न है। तो यहाँ पर कोशिश तो यही हो रही है कि वो सारे वोट एक तरीके से कंबाइंड होके और वहां पर कैंडिडेट जिताया जाए। ऐसा लगता है मुझे कि राजकुमार राव जो खड़े हैं उनको जिताया जाए, जो कि बाप पार्टी से। और उम्मीद है कि अगर ये ठीक ढंग से बैठा तो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के नाम पर ये चुनाव उनके खाते में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही गौर करने वाली चीज कि महेंद्रजीत मालवीय जो कि कांग्रेस से थे और बीजेपी में आए हैं, तो उनका एक बेस ऑलरेडी कुछ न कुछ सालों का है, जो कई बार एमएलए है। वो और बीजेपी का कोर वोटर अगर मिलकर किसी तरीके से अपने आप को 50% पे ले आता है तो फिर वो कनेक्ट बनाने में मुश्किल हो सकती है। अन्यथा ये लग रहा है कि इस सीट पर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की विजय हो जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरा पक्ष
जी 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 जी, दूसरा पक्ष भी जानेंगे। और जैसा यशवर्धन कह रहे थे, जालौर सीट पर भी वाकई जोर देने वाली बात होगी, सवाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्शन डिकोड। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। यशवर्धन जी का रुख करेंगे। अब यशवर्धन जी, आप जालौर सीट पर अपनी बात रखना चाह रहे थे, उससे पहले मैं सवाल आपसे जालौर से ही जुड़ा ये कर लेता हूं, क्योंकि आप बड़े आश्वस्त कह रहे हैं कि ये सीट हम निकाल लेंगे, लेकिन ये गढ़ है बीजेपी का 4 इलेक्शन से। किसी जमाने में बूटा सिंह की सीट थी, और अगर आप विधानसभा चुनावों को अगर पैमाना मान रहे हैं, जैसा आपने अभी बांसवाड़ा के लिए कहा, तो यहां पर आपके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है विधानसभा चुनाव के पैमाने भी। 4 सीटें बीजेपी के पास थी, 3 आपने जीती, लेकिन उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक सिटिंग सांसद इनके यहां पर रहे। और अब जो आपके पास प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी जोधपुर से हैं, जो अपनी सीट वहां से हार गए थे, जो उनके स्थानीय उम्मीदवार थे वहां से, उनको आपने दूसरी सीट पर उतारा। और सबको समझ है राजस्थान में कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा दारोमदार इस सीट पर दे रही है। मनीष जी, अगर विधानसभा चुनाव को भी आप देखेंगे तो टोटल जो वोट कांग्रेस और अब जो उसके अलाय हैं उनको जो मिला है टोटल, वो करीब 40,000 वोट ज्यादा है बीजेपी से। और जहां तक बाहरी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही है। कांग्रेस अकेली भी करीब 7,000 वोट आगे है विधानसभा के, अगर आप सारे वोट देखेंगे। सीटें 3 थी आपके पास में जी। हाँ, सीटें 3 थी, लेकिन वोट हमारे ज्यादा थे। दूसरी बात, जो बाहरी प्रत्याशी की बात चल रही है, शैलेंद्र जी से काफी दिन हो गए मिले हुए, मेरे अच्छे मित्र रहे हैं जी। कैलाश मेघवाल साहब को यहां से बीजेपी ने चुनाव लड़वाया हुआ है। और आपको याद हो तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप में फिर वो जेल गए, बंगारू लक्ष्मण, उनकी वाइफ को साउथ इंडिया से बुलाकर जालौर से बीजेपी ने चुनाव लड़ाया हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले अगर बाहरी प्रत्याशी की बात करें तो वो इनकी तरफ से अच्छी नहीं लगती वो बात। बाहरी प्रत्याशी सब चुनाव लड़ते रहे हैं, बूटा सिंह भी लड़ते रहे हैं, और मैं कह रहा हूं बीजेपी के बहुत सारे नेता, हमारे आदरणीय जसवंत सिंह जी दार्जिलिंग से जाकर चुनाव लड़े थे। तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बड़ा फैक्टर क्या है यशवर्धन? सिर्फ एक मिनट, आपके लिए सिर्फ ये बड़ा फैक्टर है कि एक बड़ा नाम है, एक बड़े सियासी परिवार का चेहरा आपके सामने, उनके सामने बहुत आम प्रत्याशी लुम्बाराम, इसलिए सिर्फ आप यहाँ जीत की तरफ देख रहे हैं? क्या फैक्टर्स क्या है इस सीट पर आपके लिए? 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जालौर में। 20 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है। यहां प्रवासियों का बड़ा मुद्दा है, रेल कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। वहां पे रेल का बहुत बड़ा इशू है, रेल कनेक्टिविटी है नहीं साउथ इंडिया की इनके पास ज्यादा, वो एक बड़ा मुद्दा है। लिटरेसी रेट का बड़ा मुद्दा है, गरीबी का बड़ा मुद्दा है, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति जो सक्षम नेतृत्व जाएगा तो वो इन सब चीजों पे काम करेगा, इन सब चीजों को संसद में उठाएगा। और साक्षरता का बड़ा इशू है। अगर आप एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट लोकसभा में भेजते हैं तो वो अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर सकता है। और रही बात जैसे स्थानीय की, तो देवजी पटेल का सारा काम बॉम्बे था, वो बॉम्बे बेस्ड कैंडिडेट थे, वो फ्लाइट से आते थे। वही इसीलिए मैंने कहा कि वहां तो इतिहास ही रहा है कि बाहरी प्रत्याशी, उसको लेकर ही मैंने धाबाई साहब से सवाल किया था। लेकिन अपने आप में सवाल ये, जो इश्यूज आप उठा रहे हैं कि ये बड़े मुद्दे वहां पर हैं, तो ये बड़े मुद्दे तो पहले भी थे, ऐसा तो नहीं इसी चुनाव में देवजी पटेल लगातार 3 बार जीते। अब आपसे जवाब लेंगे धाबाई साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं यशवर्धन जी जालौर सीट को लेकर या फिर बांसवाड़ा सीट को लेकर, बांसवाड़ा सीट की मैं आपसे बात ये पूछना चाहूंगा कि उस सीट पर बीजेपी के पास सिर्फ एक उपलब्धि बताने को ये है कि कांग्रेस का इंपोर्टेड फेस है आपके पास में, उससे बड़ा कोई चेहरा आपके पास में वहां पर है नहीं। इनका कहना है कि हमारा चेहरा ले गए और अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं उसके चलते, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपके फेवर में रिजल्ट्स रहे नहीं वहां पर। आपका आप अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, दवाई साहब अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ मनीष जी, मैं बता रहा था कि ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाते हैं। 2018 में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। 25 की 25 सीटें आ रही थी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये ना बताएं कि कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास है। जहां तक रही बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में अगर विकास का काम हुआ है, आज आदिवासी समाज को जो सम्मान देने का काम किया कांग्रेस पार्टी, तो दलित और आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती थी। अगर किसी ने सम्मान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप देखिए
दलित समाज के सबसे बड़े नेता, मसीहा, भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी को ये भारत रत्न नहीं दे पाए। नेहरू जी उनको हराने में लगे रहे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जलील किया, उनका संसद में मानचित्र तक नहीं लगने दिया। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने करे। और जहां तक रही आदिवासी समाज की बात, वो भी आप देखिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। आज मानगढ़ धाम, जो इतना बड़ा धाम है जहां गुरु गोविंद अपने शिष्यों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे स्वतंत्रता संग्राम में, वहां के भी डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। चाहे वसुंधरा सरकार हो, चाहे गुजरात की नरेंद्र मोदी जी की उस समय सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी सिर्फ बातें करना जानती है। इन्होंने ना कभी आदिवासियों के बारे में सोचा, ना दलितों के बारे में सोचा। पहली बार श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय कार्यालय मंत्रालय खोला, आप देखिए। उसके बाद हमने जनजातीय दिवस मनाना शुरू किया। भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म शताब्दी है उसको हमने जनजातीय दिवस घोषित किया। किस तरह से हम एमएसपी में इनके जो उपज है, बांस की उपज है, उसको एमएसपी में लेना हमने शुरू किया। और किस तरह से हम वित्त बनाया हमने एससी एसटीओ के लिए अलग से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाए, ताकि वो उनके जो युवा है वो रोजगार कर सके, बिजनेस कर सके। और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की हो, युवाओं के सशक्तिकरण की हो, वो सारी आदिवासी और दलित और पिछड़ों के पास जा रही है। और रही जालोर की बात, अब बात आई है जालोर में कह रहे रेल लाइन नहीं है। अरे भाई, सिरोही तक रेल लाइन गई है, उसके बाद उसका आगे डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और 2700 किलोमीटर सड़कें बनी है संसदीय काल में। और मैं आपको बता दूं, आबू रोड पिंडवाड़ा जो है वो टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया है, स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। आपके कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ कहने की बात है, और भारत की जनता और राजस्थान की जनता ने इनको नकार दिया है। इनके देखिए किस तरह से कांग्रेस के दवाई साहब बिल्कुल यशवर्धन जी कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल सम्मान दिया है आदिवासियों को, तभी उनके नेता थे महेंद्रजीत मालवीय, उनको भी ससम्मान आप बीजेपी में ले आए। आपने कोई सम्मान, जी नेता 3,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। टिकट से घबराए हुए हैं सुनील शर्मा जी। नहीं, लेकिन मानगढ़ धाम की बात आप कर रहे थे, मानगढ़ धाम प्राइम मिनिस्टर गए तो उनके नेता भी गए, राहुल गांधी भी गए। कांग्रेस ने आदिवासी दिन पर छुट्टी घोषित की, उनके पास भी आदिवासियों को बताने को लेकर, अब हालांकि समय बहुत कम है दोनों सीटों पर। जी कांग्रेस का कैंडिडेट है, मैं पूछना चाहता हूं। जी यशवर्धन जी, आखिर में 10 सेकंड में समय समाप्त हो गया। जी यशवर्धन जी जल्दी से। जी कहां है शैलेंद्र जी? आज कांग्रेस के जाके प्रचार कर सकते हैं कि इनके नेता बांसवाड़ा डूंगरपुर में? यशवर्धन जी मुझे बताइए जल्दी से 10 सेकंड में प्रत्याशी के समर्थन में आप प्रचार कर सकते हो क्या? एक जनरल नॉलेज की बात सुनिए कि मुकुंद रामाराव जयकर का आपने नाम नहीं सुना होगा। आदरणीय नेहरू साहब ने उनकी सीट खाली करवा के अंबेडकर साहब को चुनाव लड़वाया और वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आए। इसलिए ठीक है। अब जो फिलहाल जो मौजूदा लोकसभा उसमें देखना होगा अब इतिहास के आईने से, लेकिन वर्तमान में जो झलकता है उस पर जनता का क्या मत रहता है, दोनों सीटों पर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका दवाई साहब और यशवर्धन जी, आप हमारे साथ जुड़े। कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन डिकोड में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।